हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ योर मेंटोर ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ राइट ऑफ यूज़ एसेट। राइट ऑफ यूज़ एसेट क्या होता है, IFRS 16 इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे कि वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जो ड्राइव करते हैं आपके राइट ऑफ यूज़ एसेट की वैल्यू को। और फिर हम लोग एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि राइट ऑफ यूज़ एसेट डिटर्मिन क्या होता है, इसकी जर्नल एंट्री या कमेंसमेंट डेट की कमेंसमेंट डेट पे हम लोग राइट ऑफ यूज़ एसेट किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। चलें, अब हम अपना आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है व्हाट इज़ राइट ऑफ यूज़ एसेट अंडर IFRS 16। IFRS 16 कहते हैं राइट ऑफ यूज़ एसेट रिप्रेजेंट्स द लेसीज राइट टू यूज़ एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड अंडर अ लीज एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने कुछ एसेट एक्वायर करे हैं अंडर अ लीज एग्रीमेंट और वो एसेट्स लेसी को ट्रांसफ़र हुए हैं अनकंडीशनली, तो उन एसेट्स के यूज़ को हम लोग कहते हैं राइट ऑफ यूज़ एसेट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अनकंडीशनली का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपको पता है अगर वो इनिशियली जो तीन कंडीशंस मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करी थी वो अगर सेटिस्फाई नहीं होंगी तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन आपके IFRS 16 के अंडर फॉल नहीं करेंगी। मैं रिपीट करता हूँ, वो तीनों कंडीशंस क्या थी। पहली कंडीशन ये थी कि लेसी के पास राइट टू यूज़र आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन थी कि सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग दैट एसेट ट्रांसफ़र होने चाहिए लेसी को। और थर्ड कंडीशन थी इसमें हमारे पास के लेसोर के पास राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी इसका मतलब है कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र हुआ एसेट फ्रॉम लेसोर टू लेसी। सही है। तो राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट ऐसा राइट होता है जब लेसी कोई एसेट अक्वायर करेगा अंडर अ लीज, वो एसेट ट्रांसफ़र होगा लेसी को अनकंडीशनली, तो उस एसेट के यूज़ को हम लोग कहते हैं अ राइट ऑफ यूज़ एसेट। इन सिंपल टर्म्स, इवन दो लेसी डू नॉट लीगली ओन्स द एसेट, लेसी के पास उस उन एसेट्स के यूज़ की ओनरशिप नहीं है या लीगल टाइटल नहीं है। लीगल टाइटल विल बी विद द लेसोर, या ओनरशिप रहेगी आपके लेसोर के साथ। However, IFRS 16 recognizes that you have obtained the economic benefit of using that asset during the lease term, therefore this right is recorded as an asset। ठीक है। तो आपके पास एक राइट आपकी बैलेंस शीट के ऊपर आप अपना नरेशन लिखेंगे राइट ऑफ यूज़ एसेट, और वहाँ पे आपने जितने एसेट्स लीज पे परचेज करे होंगे वो आपके प्रेजेंट हो रहे होंगे। लेकिन आपकी बैलेंस शीट के फेस के ऊपर नहीं, आप अपने नोट्स जब डिस्क्लोजर देंगे IFRS 16 का नोट्स के अंदर, वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपके राइट ऑफ एसेट्स हैं और उन सारे एसेट्स का टोटल आपके बैलेंस शीट के फेस के ऊपर प्रेजेंट होगा एज अ राइट ऑफ यूज़ एसेट। क्योंकि अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन ये होती है कि जब आपके बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स होते हैं वहाँ आपके कंपनी के कुछ ओन्ड एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्चर्स, इक्विपमेंट्स, तो वो आपके कंपनी के ओन्ड एसेट्स हैं जो नॉन करंट एसेट्स में लिस्ट डाउन हो रहे होते हैं। वहाँ पे आपके पास एक हो रहा होगा प्रेजेंट राइट ऑफ यूज़ एसेट, और उसके अंदर जितने आपके लीज्ड एसेट्स होंगे वो क्लासीफाई होंगे। इसका रीज़न ये है क्लासिफिकेशन को इस तरह से शो करने का, क्योंकि जब कोई स्टेक होल्डर आपकी बैलेंस शीट देखे तो उसको इमीडिएटली क्लैरिफाई हो जाए कि कंपनी के ओन्ड एसेट्स कौन कौन से हैं और कंपनी के पास राइट टू यूज़ एसेट कौन सा है। यानी कि वो एसेट राइट टू यूज़ एसेट्स कंपनी के खुद के एसेट्स नहीं है या कंपनी के पास उनकी ओनरशिप नहीं है, कंपनी के पास उन एसेट्स को यूज़ करने का सिर्फ राइट इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ राइट ऑफ यूज़ एसेट्स अंडर IFRS 16। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो IFRS 16 आपको बताता है कि इन पांचों कंपोनेंट्स की वजह को के कॉम्बिनेशन से आपके पास राइट ऑफ एसेट की कॉस्ट डिटरमिन होती है। जिसमें पहला है हमारे पास इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, सेकंड इज़ लीज पेमेंट्स मेड बिफोर और एट कमेंसमेंट डेट, थर्ड है हमारे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, फोर्थ है हमारे पास एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन और साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, और फिफ्थ हमारे पास लीज इंसेंटिव रिसीव। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन पांचों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी करूंगा विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे मैंने राइट ऑफ यूज़ एसेट का एक फार्मूला भी लिख दिया ताकि आपके थोड़ा सा समझने में और आसानी हो या क्लैरिटी है। राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट होता है आपके इक्वल्स टू लीज लायबिलिटी प्लस एडवांस पेमेंट्स प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस रिस्टोरेशन कॉस्ट और लेस हम लोग इसमें से लीज इंसेंटिव्स कर देते हैं। तो ये जो आपके पास समीशन आता है ये आपके पास राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट डिटरमिन होता है, जिसको आप अपना इनिशियल रिकग्निशन करते हैं या इनिशियली रिकग्नाइज करते हैं इस कॉस्ट को अपनी बैलेंस शीट के अंदर एज अ राइट ऑफ यूज़ एसेट। अच्छा, पहला हमारा कंपोनेंट जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, पहला कंपोनेंट है हमारा इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स रिकॉग्नाइज एज अ लीज लायबिलिटी।
अच्छा, अब देखिए हमारा लीज़ लायबिलिटी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैंने आपको लीज़ लायबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, ताकि आपको राइट ऑफ यूज़ एसेट समझ आ जाए, तो फंडामेंटली फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एग्जांपल से बात करता हूँ। हमारे पास एक लीज़ एग्रीमेंट है जो एंटर हुआ है फ्रॉम 1 जनवरी 2026, और वो उसका जो लीज़ टर्म है वो है 3 ईयर्स। इसका मतलब है जो वो लीज़ एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा वो होगा 31 दिसंबर 2029, यानी 2026 को स्टार्ट हुआ तो 2026, 2027, 2028, सॉरी 2028 को एंड होगा। तो इनिशियल कमेंसमेंट डेट हो गई हमारे पास 1 जनवरी 2026, और लीज टर्मिनेशन डेट हो गई हमारे पास 31 दिसंबर 2028। और दूसरा क्लॉज उस लीज़ एग्रीमेंट में ये है कि जो लीज़ रेंटल्स हैं या लीज़ पेमेंट हैं वो हमारे पास होंगी इन एरियर्स। अब आप अगर मेरी फर्स्ट वीडियो रिकॉल करें तो मैंने आपको समझाया था कि रेंटल पेमेंट्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है इन एडवांस और एक होती है इन एरियर्स। हमारी इस एग्जांपल में मैंने अज्यूम करा है कि पेमेंट्स हमारी इन एरियर्स होंगी। एरियर्स का मतलब है कि रेंटल पेमेंट पे कब होगी या पेबल कब होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 2026 को हमारे अगर लीज कमेंसमेंट हुई है 1 जनवरी 2026 को, तो उसकी फर्स्ट रेंटल की पेमेंट जाएगी 31 दिसंबर 2026, सेकंड पेमेंट जाएगी 31 दिसंबर 2027, और थर्ड और फाइनल इंस्टॉलमेंट या लीज रेंटल जाएगी 31 दिसंबर 2028। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फ्यूचर लीज पेमेंट्स। लेकिन जब हम लोग लीज लाइबिलिटी या राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट कंप्यूट करते हैं तो उन फ्यूचर पेमेंट्स को, जो हमारे केस के अंदर तीन फ्यूचर पेमेंट्स हम खड़े हुए हैं एट द कमेंसमेंट डेट, दैट इज़ 1 जनवरी 2026। ठीक है, हमारी तीन पेमेंट्स कब फॉल कर रही हैं? 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2027 एंड 31 दिसंबर 2028। तो ये हमारी तीनों फ्यूचर पेमेंट्स है। हम इन तीनों पेमेंट्स को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू यानी कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 2026 पे देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इन तीनों फ्यूचर रेंटल या लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हुए हैं 1 जनवरी 2026 एट द कमेंसमेंट डेट, और हमें अपना राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट रिकॉग्नाइज करना है बुक्स के अंदर ऑन द इनिशियल कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज। तो हम लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करते हुए या राइट ऑफ यूज़ एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करते हुए अपने फ्यूचर रेंटल्स को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब मैं मज़ीद डिटेल या इसकी कंप्यूटेशन आपको जब मैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीज लाइबिलिटी है वहाँ समझाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से डिस्काउंट रेट डिटरमिन होता है, और उस यूजिंग दैट डिस्काउंट रेट हम अपनी फ्यूचर लीज रेंटल पेमेंट्स को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में या इस चार्ट के अंदर मैंने अज्यूम करा है कि उन तीनों रेंटल पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन हुई है वो हुई है $450,000। ठीक है, तो मैंने जो आई एम सॉरी जो हमारा फर्स्ट मोस्ट राइट कॉलम है वहाँ पे मैंने $450,000 वैल्यू ले ली ऑफ दी एसेट, जो हमारी एसेट के कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारे पास लीज पेमेंट्स मेड बिफोर और एट द कमेंसमेंट डेट। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है एनी लीज पेमेंट्स मेड बिफोर द एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज़। फॉर एग्जांपल आपने लेसोर को कुछ एडवांस पेमेंट्स दी हुई थी, ठीक है, तो वो भी आपके राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी पेज $20,000 एडवांस रेंट बिफोर लीज कमेंसमेंट। ठीक है, 1 जनवरी 2026 हमारे पास लीज कमेंसमेंट डेट है, और 31 दिसंबर 2025 को कंपनी ने कुछ एडवांस पेमेंट दिया था लेसोर को एज एन एडवांस रेंट। तो वो भी आपके पास, सिंस इट इज़ द कॉस्ट विच हैज़ बीन एनकर्ड, तो वो भी आपका एडवांस रेंट एज अ पार्ट ऑफ द आर ओ यू एसेट बनेगा या राइट ऑफ यूज़ एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। थर्ड है हमारे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें एक्सप्लेनेशन है कॉस्ट दैट वुड नॉट बीन इनकर्ड इफ द लीज हैड नॉट बीन ऑब्टेन। फॉर एग्जांपल कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं कि अगर आप वो लीज में एंटर होंगे तो वो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी या बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं होंगे तो वो कॉस्ट आपको इनकर भी नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी पेज $5,000 टूवर्ड्स लीगल फीस एंड ब्रोकर कमीशन। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ये ऑफिस प्रेमिसेस हमने लीज पे लिया है, तो आपने जो ब्रोकर को कमीशन दिया है या आपने अपने टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कराने के लिए कोई लीगल फ़ी दी है, वो भी आपकी कंपनी के, वो आपकी क्लासीफाई होगी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और आपके इवेंचुअली राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी। तो हमारे केस के अंदर वो 5,000 होगी। ठीक है, तो 450,000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स हमारी एसेट का पास्ट कॉस्ट का पार्ट बन गई। एडवांस पेमेंट आपने कुछ दी हुई है 20,000, वो आपके राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट का कॉस्ट का पार्ट बनी। थर्ड, हमने कुछ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट दी है, वो आपके 5,000 हमारे केस के अंदर है, वो भी आपके राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगी या उसका कॉस्ट बन जाए, कॉस्ट में ऐड हो जाएगी।
फोर्थ है हमारे पास कंपोनेंट एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन और साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। अच्छा चलिए पहले मैं आपको उसको समझा दूं। फॉर एग्जांपल अक्सर जब ऑफिस प्रेमिसेस आप परचेज करते एक्वायर करते हैं लीज के अंदर, तो वो जो ऑफिस प्रेमिसेस है वो आपके पास कंप्लीटली एम्प्टी होता है, जिसको हम लोग कोर एंड शेल कहते हैं। उसके अंदर ना आपके पास लाइटिंग अरेंजमेंट होता है, ना फर्नीचर फिक्सचर्स होते हैं, ना ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं। तो वो बिल्कुल आपके पास एक खाली स्पेस आपको दे देते हैं, जिसमें आप अपनी हिसाब से लाइटनिंग अरेंजमेंट करवाते हैं। अगर प्लांट एंड मशीनरी है, वेयर हाउस है, तो वहाँ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन कराते हैं, फर्नीचर फिक्सचर्स इंस्टॉल करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं। आपने फिट आउट आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट होता है क्या डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपके लीज एग्रीमेंट या लीज कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज एंटर हुआ हुआ है कि जिस जिस कंडीशन में हमने आपको ये ऑफिस दिया था कोर एंड शेल, जब आप ये लीज टर्मिनेट होगी और आप ऑफिस छोड़ के जाएंगे, तो आप हमें ऑफिस उसी कोर एंड शेल कंडीशन में वापस करेंगे विदाउट द फिट आउट्स। ठीक है, तो उस जो आपने फिट आउट्स इंस्टॉल करे थे फॉर द पर्पस आप उसको यूज़ कर सकें, जब आप लीज टर्मिनेट होगी या कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, तो आपको वो सारी फिट आउट कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है या कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन इंस्टॉल करी थी, उसको रिमूव करवाना है। आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करे थे, वो आपको रिमूव कराने हैं। आपने फर्नीचर फिक्सचर्स इंस्टॉल करवाए थे अपने हिसाब से, वो आपको रिमूव कराने, तो ये आपके फिट आउट कॉस्ट होती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये है कि ये फिट आउट कॉस्ट या आपकी एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, हम खड़े हुए कमिसमेंट डेट पे, हमारी लीज का कमिसमेंट डेट है 1 जनवरी 2026। ठीक है, आपको ये कॉस्ट आज पे नहीं करनी। फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म है या लीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो आपको ये कॉस्ट जब आप छोड़ के जाएंगे 3 साल बाद, आपको ये रिस्टोरेशन कॉस्ट तब पे करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने फर्स्ट लीज पेमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, लीज पेमेंट्स थी आपके पास, 3 पेमेंट्स करनी थी आपको एक एक साल के बाद, वो फ्यूचर रीस पेमेंट्स थी, तो उसको हमने डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। इसी तरीके से रिस्टोरेशन कॉस्ट आपको आज पे नहीं करनी 1 जनवरी 2026 को। आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का है जो टर्मिनेट होगा 31 दिसंबर 2028 को, तो आपको जो रिस्टोरेशन कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी 31 दिसंबर 2028 को, जब आप ऑफिस छोड़ के जाएंगे। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ ROU एसेट की कॉस्ट एस्टिमेशन या मेजरमेंट के लिए हम उस कॉस्ट को भी या रिस्टोरेशन कॉस्ट को भी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करते हैं उसकी भी, और फिर हम लोग अपना राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट के अंदर उसको ऐड करते हैं। अब मैं दोबारा ये पढ़ रहा हूँ। कॉम्पोनेंट है आपके पास एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन और साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन है एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू रिस्टोर द एसेट और प्रेमिसेस एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ठीक है, for example, a company leases a retail shop and must restore the premises to its original condition when the lease ends. और उसकी हम मैंने एक अज्यूम करिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट $15,000 है। ठीक है, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रिस्टोरेशन कॉस्ट क्या होती है और उसकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू क्यों डिटरमिन करते हैं। अच्छा बाय द वे, इसके ऊपर एक कंप्लीट हमारे पास टॉपिक होता है IS 37 के अंदर, रिस्टोरेशन कॉस्ट क्या होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट किस तरह से होती है, इसके प्रोविजनिंग किस तरह से होती है, वो बहुत डिटेल में टॉपिक हम IS 37 में देखेंगे। लेकिन फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक मैंने एक अज्यूम करा है प्रेजेंट वैल्यू हमारे केस के अंदर रिस्टोरेशन कॉस्ट की 15,000 है, तो वो भी मैंने ऐड कर दी है या राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया है। और लास्ट हमारे पास कंपोनेंट होता है लीज इंसेंटिव रिसीव्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास है बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम द लेसोर दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लीज। फॉर एग्जांपल, जो चले मैं फिट आउट की बात कर लेता हूँ, जो हमें रिस्टोरेशन कॉस्ट या फिट आउट कॉस्ट हमें पे करनी थी 3 साल बाद, लेसोर ने हमसे ये प्रॉमिस किया है या एग्रीमेंट के अंदर ये रिटर्न क्लॉज लिखा हुआ है कि जो भी रिस्टोरेशन कॉस्ट आएगी 50% लेसोर पे करेगा और 50% आपका लेसी पे करेगा। तो इसका मतलब है आपके पास एक इंसेंटिव पेमेंट आ गई लेसोर की तरफ से, जो हम इस राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस लिया या आपने ऑफिस प्रेमिसेस ली फॉर रेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट है 12 मंथ्स का, लेकिन लेसोर आपको कहता है कि मैं आपको एक्चुअल आप उस प्रेमिसेस के अंदर रह सकेंगे फॉर 13 मंथ्स, तो 1 मंथ का आपको रेंट फ्री पीरियड देता है। वो भी आपके पास एज एन इंसेंटिव है फ्रॉम द लेसोर टू द लेसी। वो भी अगर अगर आपके किसी क्लॉज में इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो भी हमारे पास एज अ इंसेंटिव ट्रीट करा जाएगा और राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की कॉस्ट से हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास जो राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की कॉस्ट आई या जो राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की इनिशियल रिकग्निशन के वक्त हम लोग लेंगे 480,000 एज अ बैलेंस शीट के अंदर इनिशियल या रिकग्निशन या कमिटमेंट डेट के ऊपर राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की कॉस्ट को एज $480,000, जिसमें आपके पास इनिशियल मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हो गई लीज लाइबिलिटी की,
एडवांस पेमेंट्स कुछ थी वो आपने ऐड कर ली, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लीगल फ़ीस, ब्रोकरेज फ़ीस, लॉयर्स फ़ी जो भी थी वो आपने ऐड बैक कर ली। चौथा आपने प्रेजेंट वैल्यू अपनी रिस्टोरेशन कॉस्ट वो ऐड बैक करी, और अगर आपको कुछ इंसेंटिव पेमेंट लेजॉ की तरफ से मिला है तो वो आपने लेस कर दी, तो आपके पास टोटल आ गया ये टोटल राइट ऑफ यूज़ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में $480,000। अब हम इसकी देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैंने फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको ताकि क्लैरिटी रहे राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। थिंक ऑफ द राइट ऑफ यूज़ एसेट एज द टोटल कॉस्ट एनकर टू ऑब्टेन एंड यूज़ द लीज्ड एसेट। ठीक है, तो आप इस तरह से सोचेंगे राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की जो कॉस्ट आई है $480,000, ये आपको उस लीज्ड एसेट को ऑब्टेन और यूज़ करने की कॉस्ट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो $480,000 हमारे पास कॉस्ट आई है राइट ऑफ यूज़ एसेट, वो उस एसेट को ऑब्टेन और यूज़ करने की कॉस्ट है। इट स्टार्ट्स विद द लीज लाइबिलिटी, जिस तरह से हमने पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी डिटरमिन करी, और फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसमें हमारे पास एडवांस पेमेंट अगर है तो वो हम ऐड बैक कर देंगे, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कुछ आपने पे करी है वो हम ऐड बैक कर देंगे। रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन है, कुछ कंपनीज के पास रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेसोर उनको नहीं कहता कि जिस कंडीशन में आपको ऑफिस दिया था आपको रिस्टोर करना है, अगर वो नहीं है तो ज़ीरो होगी, अगर रिस्टोरेशन कॉस्ट है तो हम लोग उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करेंगे। और आखिरी हमारे पास होता है लीज इंसेंटिव, अगर लेसोर ने आपको कोई लीज इंसेंटिव्स दिए हुए हैं तो हम डिडक्ट कर देंगे, लीज इंसेंटिव्स नहीं है तो हमारे पास ज़ीरो रहेगा। इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, एट द कमेंसमेंट डेट क्या होती है। राइट ऑफ यूज़ एसेट हमारे पास डेबिट होगा $480,000 से। इसकी रिलेटेड लायबिलिटी या लीज लायबिलिटी जो हमारे केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी हम जिसको हम लोग कहते हैं या डिटरमिन होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, लेकिन उसकी नरेशन लिखी जाती है लीज लायबिलिटी। ठीक है, वो होगी हमारे पास क्रेडिट $450,000 से। कैश और बैंक से आपको 15,000, जिसमें से इसका ब्रेकअप है 20,000 आपने यहाँ पे एडवांस पेमेंट का दिया था, वो आपका बैंक कैश से क्रेडिट हुआ था। इसके अलावा आपने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 5,000 पे करी थी टूवर्ड्स लीगल एंड ब्रोकर कमीशन, वो आपने यहाँ पे लेस क्रेडिट किया। और आखिरी आपके पास $10,000 की आपको फॉर एग्जांपल कैश इंसेंटिव दिया था, तो वो नेट करके आपके पास जो अमाउंट आती है $15,000 जो आपने बैंक को कैश से क्रेडिट कर दी। और लास्ट में आपका प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन, क्योंकि ये प्रोविजन है, प्रोविजन आपके पास कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, वो आपने क्रेडिट कर दिया 15,000 से। इसकी कंप्यूटेशन किस तरह से होती है, IS 37 किस तरह से आपको कंप्यूट करवाता है प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो हम लोग अपना IS 37 के अंदर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज होंगी कमेंसमेंट डेट के ऊपर, यानी 1 जनवरी 2026। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसकी सब्सिक्वेंट एंट्री या एंट्रीज एट द ईयर एंड किस तरह से परफॉर्म होती हैं राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की।